आज जो डुप्लेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सीलिया बेंड हुआ है। इस स्ट्रोक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस स्ट्रोक को बोलते हैं हम इफेक्टिव स्ट्रोक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आप लोग देख रहे हैं डीप कंसेप्शन बायोलॉजी का चैनल। और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो होने वाला है सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़े का और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास वो टॉपिक है सीलिया और फ्लैजिला का। किस चीज़ का? सीलिया और फ्लैजिला का। देखिए, सीलिया और फ्लैजिला बहुत सारे सेल्स में सीलिया और फ्लैजिला हो सकते हैं, ह्यूमन के अंदर भी होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह वो अलग है। हम जो आज पढ़ेंगे वो यूकैरियोटिक जो सीलिया और फ्लैजिला है कि ये क्या चीज़ें होती हैं और सेल के अंदर इनका क्या रोल है और इनका थोड़ा बहुत जो स्ट्रक्चर है वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमूमन इसके मूवमेंट से और इसके स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। तो उस लिहाज से भी और सेल बायोलॉजी के लिहाज से भी बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सीलिया और फ्लैजिला अगर इसकी हम बात करें तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस या फिर स्ट्रक्चर्स बोल सकते हो इसको। अब हेयर लाइक प्रोजेक्शंस या स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि हमारे पास कोई सेल है, क्या है हमारे पास? कोई सेल है तो उससे बाल की तरह का कोई स्ट्रक्चर है निकला होगा, मतलब वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। हम उस चीज की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है, कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी कि कोई बाल की तरह के जो हमारे पास कोई स्ट्रक्चर होगा वो निकला होगा उस सेल से, उसको हम सीलिया और फ्लैजिला बोलते हैं। अब अगर सीलिया और फ्लैजिला जो है ये हमारे पास ह्यूमन में भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, इवन जो जितने भी हमारे पास किंगडम्स है, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्टा, प्लांट्स और ये एनिमल जितने भी हैं हमारे पास, इस सब में हमारे पास सीलिया और फ्लैजिला जो है डिफरेंट फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। तो हमने पढ़ना है कि सीलिया और फ्लैजिला है क्या। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, क्या है हमारे पास? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, बिल्कुल बालों की तरह होंगी। दोनों का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो सेम होता है, चाहे वो सीलिया का देखें या फ्लैजिला का देखें, स्ट्रक्चर वाइज जो है दोनों अंदर से वो सेम होते हैं। तो फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क पड़ता है कि जो सीलिया होता है वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है, क्या होता है? बड़ा होता है, लॉन्ग होता है। जो सीलिया कह रहा हूं, जो फ्लैजिला है वो साइज में थोड़ा लॉन्ग होता है और जो सीलिया है वो छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल साइज में थोड़े स्मॉल होते हैं। बाकी अगर दूसरा देखें फर्क, तो जो सीलिया है वो सेल में ज्यादा हो सकते हैं, इन नंबर जो है वो उसके ज्यादा है, जबकि जो फ्लैजिला है वो नंबर में कम होते हैं, 1 2 3 इतने फ्लैजिला एक सेल में बहुत होते हैं। ठीक है, ये एक फर्क हो गया कि हमारे पास जो फ्लैजिला है वो क्या है, हमारे पास कम है नंबर में, सीलिया नंबर में ज्यादा होते हैं। दूसरे अगर देखें तो हमारे पास ये थोड़े लॉन्ग होंगे फ्लैजिला, जबकि सीलिया छोटे छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। एक और जो फर्क है वो इनकी मूवमेंट में फर्क आता है कि जो फ्लैजिला है वो अलग तरीके से मूव करता है और जो सीलिया है उसकी मूवमेंट क्या, उसका जो पैटर्न है मूवमेंट का कि वो किस तरीके से मूवमेंट करता है वो दोनों का थोड़ा डिफर करता है। जो स्ट्रक्चर है सीलिया का और फ्लैजिला का वो सेम है। ठीक है, तो हम कोई जो भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो सीलिया का भी वही स्ट्रक्चर होगा और फ्लैजिला का भी वही स्ट्रक्चर होगा। ह्यूमन के केस में एक है हमारे पास नाउन जो फ्लैजिलेटेड सेल होता है वो स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म। इंसानों के केस में स्पर्म जो है उसके साथ फ्लैजिला लगा होता है। तो हम स्पर्म से थोड़ा स्टार्ट लेंगे और स्पर्म के स्ट्रक्चर में फ्लैजिला और सीलिया, जो फ्लैजिला हम देखेंगे, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखेंगे, वही स्ट्रक्चर हमारे पास इनसाइड सीलिया का भी होगा। उसके बाद हमने मूवमेंट्स की तरफ जाना कि इनके मूवमेंट में क्या आ सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले इसके स्ट्रक्चर को, कोई भी ऑर्गेनल है उसके स्ट्रक्चर को समझो, स्ट्रक्चर समझ आ गए तो फंक्शन जो है वो फिर मुश्किल नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखें, हम ह्यूमन से एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि ह्यूमन से एग्जांपल लेना इजी होता है, ये चीजें हमारे जहन में होती है, हमारे अंदर ही होती है। तो सबसे पहले अगर हम स्पर्म को थोड़ा सा ड्रा करें तो स्पर्म के बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3। ऐसे, फिर एक और पार्ट होता है ऐसे, और फिर एक और पार्ट होता है ऐसे, दून की शक्ल में। किसकी शक्ल में? एक टेल की शक्ल में होता है। सही है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक स्पर्म है। अगर इस स्पर्म को मैं थोड़ा सा और पतला कर देता हूं क्योंकि ये टेल है, ये इसका हेड स्ट्रक्चर है। इसको क्या बोलते हैं? इस जगह को हेड, इसका हेड होता है। फिर ये इसका मिडल पोर्शन है, ये वाला सारा के इसका मिडल पोर्शन है या मिडल सेगमेंट है, और ये वाली इसकी टेल है। क्या है हमारे पास? है टेल। अब इस हेड के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियाई होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होता है, और साथ में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। हेड में क्या होता है हमारे पास? न्यूक्लियाई होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इन दोनों का काम जो है वो जब ये यूट्रस तक पहुंचेंगे, एक एग तक पहुंचेंगे, तो इन दोनों का राज खुलेगा। वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। ये वाला जो हमारे पास ये हेड और मिडल के दरमियान जो पोर्शन है, जहां से ये कॉलर सा बना हुआ है, जो गर्दन सी इसकी नजर आ रही है,
इस गर्दन में एक फनल टाइप का हमारे पास बेसल बॉडी होती है। क्या होती है? फनल टाइप की। मतलब जैसे ये मार्कर है, ऐसे इसके अंदर इस तरह की बेसल बॉडी होगी जो इसकी तरफ उसका मुंह निकला होगा। ऐसे फनल टाइप की बेसल बॉडी होती है। अब हमने सेंट्रियोल के चैप्टर में क्या तसल्ली से पढ़ा था, सेंट्रियोल वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो बेसल बॉडी है उसी से हमारे पास फ्लैजिला भी बनते हैं, उसी से हमारे पास सीलिया भी बनते हैं। तो यहाँ पर भी इसी बेसल बॉडी से क्या निकलेंगे? इसी बेसल बॉडी से हमारे पास निकलेंगे फ्लैजिला। इससे हमारे पास निकलेगा फ्लैजिला और जो जाएगा इधर वो टेल तक जाएगा। अब ये काम इसका क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट काम है। स्पर्म को मोटिलिटी जो प्रोवाइड करता है, स्पर्म को मूवमेंट जो प्रोवाइड कर रहा होता है, जो स्पर्म मूव कर रहा होता है वो थ्रू फ्लैजिला मूव कर रहा होता है। तो उस चीज को हमने बाद में देखना है कि कैसे मूव करते हैं, पहले स्ट्रक्चर को समझो। ठीक है, यहाँ पे बेसल बॉडी होती है और इस बेसल बॉडी से फ्लैजिला जो है वो निकला होता है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। अब इन माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? इन माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, क्योंकि ये स्पर्म जो है वो मूव कर रहे हैं तो उसको एनर्जी चाहिए होती है। वो जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और एनएडीपीएच और एफएडीएच2 वो जो सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा होता है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो एनर्जी वो प्रोवाइड कर रहा होता है। और इसके बाद अब अगर गौर से देखें तो इसके अंदर बिल्कुल ये एक सेल है, उसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ऐसे। तो अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल दे तो ये जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा स्पाइरल शेप में आ जाता है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो माइटोकॉन्ड्रिया के गिर्द एक स्पाइरल फॉर्म में, मतलब ऐसे लिपटे हुए फॉर्म में नजर आ रहा होता है। किस फॉर्म में? मतलब ये देखिए कि इस तरह का ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो जो साइटोप्लाज्म है वो क्या एक स्पाइरल की फॉर्म में उसके गिर्द लिपटा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास फ्लैजिला में, अब यह सारा के फ्लैजिला ही है, तो उसमें एक स्पाइरल शीथ होती है। क्या होती है? स्पाइरल शीथ का साइटोप्लाज्म है। स्पाइरल शीथ साइटोप्लाज्म। स्पाइरल का क्यों है यहाँ पे? क्योंकि बुक में स्पाइरल का लिखा हुआ है तो वो समझ आना चाहिए कि स्पाइरल कैसा था। ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रिया वो मतलब उसके गिर लिपटा हुआ नजर आ रहा होता है, तो वो लिपटने की उसकी जो शक्ल है वो स्पाइरल सी हो जाती है। उस तरह का साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है। और एक बात ये याद रखना, शीथ ये बायो में बहुत ज्यादा आ रहा होता है, शीथ और शीट। ठीक है, अब जो शीत है ना इसको हम उर्दू में बोलते हैं म्यान। जो तलवार हो जिसमें पुराने जमाने में रखते थे ना, तो वो जहाँ पे जिस स्ट्रक्चर है, जो चीज है जिसमें वो तलवार रखते थे, वो जो म्यान है वो हमारे पास शीत, उसको इंग्लिश में कहते हैं शीत। मतलब वो प्रोटेक्शन के लिए किसी चाकू को, किसी तलवार को, किसी भी औजार को अगर हम किसी जगह में रखते हैं, किसी स्ट्रक्चर में रखते हैं, वो चाहे चमड़े का बना हो, जिस चीज का भी बना, वो उसकी शीत होती है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर भी ये जो साइटोप्लाज्म की शीत है, क्योंकि उसके अंदर फ्लैजिला जो है वो मूव कर रहा होता है, उसके अंदर से फ्लैजिला जो है वो जाता है, तो वो भी प्रोटेक्शन के तौर पर काम करते हैं। वो शीत जो म्यान है, जो तलवार की जगह है जहाँ पे तलवार रखी जाती है, म्यान, उर्दू वाले जो है इसको भी इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद जो शीट है, शीट तो मतलब ऊपर किसी चीज के लेमिनेशन कर दो, कोई चीज जैसे बाल के ऊपर तुम लोग टेप चढ़ाते हो तो वो हमारे पास शीट चढ़ा रहे हो, तुम बेसिकली क्या कर रहे हो? शीट चढ़ा रहे हो। लेकिन शीट जो है TH वाला, उसका मतलब होता है म्यान, कि ये हमारे पास बिलफर्ज ये ढक्कन है, इसके अंदर प्रोटेक्शन के लिए इस मार्कर को मैं अंदर ऐसे रख देता हूँ, तो ये ढक्कन है, इस मार्कर ये क्या हुआ? म्यान हुआ, शीत हुआ। तो इसी तरीके से जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लैजिला के लिए शीत के तौर पर काम करेगा। किसके तौर पर? शीत के तौर पर। तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और किस टाइप का होता है? स्पाइरल शीत साइटोप्लाज्म होता है। एक बात याद रखो ये वाली, और एक ये कि इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है। तो फ्लैजिला है चाहे सीलिया है, वो हमारे पास ए मेम्ब्रेनस नहीं है, वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होंगे। उसके एक साइटोप्लाज्म भी होगा और साथ में उसमें क्या होगा? हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन भी उसकी गिर्द लिपटी होती है। तो ये हो गया हमारे पास की जो सीलिया है और फ्लैजिला है, साइटोप्लाज्म उनका स्पाइरल शीट होता है। ये स्पाइरल शीट साइटोप्लाज्म है, इसका एक और नाम है नैपकिन, नैपकिन शीट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नैपकिन शीट भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक स्पाइरल शीट साइटोप्लाज्म भी होती है और साथ में हमारे पास इसके बाहर जो है एक सिंगल मेम्ब्रेन जो है वो भी लिपटी होती है। याद रखना, सेल बायोलॉजी में 3 ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। इसके अलावा काफी सारे ए मेम्ब्रेन है, वो भी कुछ हैं। बाकी जितने भी तुम लोग याद आएंगे ना, थैलाकाइड्स हो गए हमारे पास, लाइसोसोम्स हो गए, पेरोक्सिसोम्स हो गए, ग्लाइऑक्सिसोम्स हो गए, ये इस तरह के जितने भी ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसी तरह फ्लैजिला और सीलिया भी हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम जाते हैं कि बेसल बॉडी से हमने स्टार्ट किया, तो कुछ चीजें तो जो हमने साथ समझ ली थी कि ये हमारे पास ऐसे होता है कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा जो कि स्पाइरल शीट के फॉर्म में होगा और साथ में उसका एक सिंगल मेम्ब्रेन भी उसके गिर्द लिपटी होगी। तो यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, क्योंकि हमने समझना है स्ट्रक्चर को। किस चीज को? स्ट्रक्चर को समझना है। तो स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने क्या करना है? पहले इस बेसल बॉडी को समझो, क्योंकि बेसल बॉडी से ही हमारे पास क्या बनती है?
आगे फ्लैजिला बनेगा, आगे उसी से सीलिया बनेगा। तो बेसल बॉडी देखो, इसका मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि सेंट्रियोल वाला जो टॉपिक है उसमें हमने इसको कंप्लीटली इसके स्ट्रक्चर को समझा था, क्योंकि सेंट्रियोल ही फ्लैजिला और सीलिया के केस में बेसल बॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है? बेसल बॉडी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको बेसल बॉडी भी बोलते हैं या बेसल बॉडी। और इनका स्ट्रक्चर और जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला है उसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसके साथ इसको क्या नहीं करना, मिक्स नहीं करना। हम यूकेरियोटिक फ्लैजिला की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसल बॉडी को अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं, पिछला वाला जो लेक्चर है उसी से मैं बनाऊं, तो हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास एक गोल स्ट्रक्चर था जिसके अंदर 9 ट्रिपलेट्स थे। क्या थे? 9 ट्रिपलेट्स थे, 5 6 7 8 9। और इसके अंदर मतलब ट्रिपलेट्स है ऐसे। मैं सिर्फ रिकॉल दे रहा हूं, सेंट्रियोल में इस चीज को हमने तसल्ली से गौर से देखा था। ये हमारे पास ऐसे 9 ट्रिपलेट्स है और क्या, ये 9 ट्रिपलेट्स है, आपस में ए और सी जुड़े हुए थे ऐसे, ए और सी ऐसे जुड़े हुए थे। कार्टवील स्ट्रक्चर जो बना था ये ऐसे जुड़े थे, सही है। और इसमें बीच में कुछ भी नहीं था, जबकि यहाँ पे रेडियल स्पोक्स थे जिसने हर ट्रिपलेट को जोड़े रखा था ऐसे, रेडियल स्पोक्स ने। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था किसका? बेसल बॉडी का या सेंट्रियोल का या बेसल बॉडी का। हमारे पास ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या किया था, समझा था कि इसमें ये चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें। अब यही सेम स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे बेसल बॉडी है, यहाँ पे ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। मतलब ये अगर मार्कर है, मार्कर को मैंने यहाँ से काटा था तो ये मुझे यहाँ से ऐसे ही नजर आ रहा था। अब इसमें उठा के यहाँ पे ऐसे रख दूं, यहाँ पे ऐसे रख दो, फनल शेप में होगा। तो अब इसी से बाहर आएगा हमारे पास क्या, इसी से बाहर हमारे पास फ्लैजिला आएगा। मतलब अगर ये मार्कर है, ये बेसल बॉडी है, इसी से हमारे पास निकलेगी फ्लैजिला। तो इसी बेसल बॉडी से, ये जो बेसल बॉडी है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती है। मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है, उसी के अंदर ये बेसल बॉडी होती है और इसी से बाहर आ रही होती है। फिर फ्लैजिला भी आता है और सीलिया भी आता है। तो यहाँ पर फ्लैजिला निकल रहा है, इसलिए हम फ्लैजिला को समझेंगे। बेसल बॉडी हमने समझ ली कि इस बेसल बॉडी से अब क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, फ्लैजिला निकल रहा है। तो अब हमने इस फ्लैजिला को बिलफर्स काट दिया किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे। ये तो हमारे पास बेसल बॉडी हो गया, इसको मैंने काट दिया यहाँ पे, किस पे, यहाँ पे मैंने काट दिया। अब उसका मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे ये फ्लैजिला निकल रहा था, इसको मैंने बीच में से काट दिया। काटने के बाद अब वो जो जगह मुझे नजर आएगी, जो उसका एंड नजर आएगा, उसको एपेक्स नजर आएगा, उसको मैंने आप ऑब्जर्व करना है। यहाँ से मैंने काटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, क्रॉस किया, इसको काट दिया। काटने के बाद मुझे यहाँ पे क्या नजर आया, एक तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, उसको अलग कर दो। एक इसके अंदर बाहर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होगी, उसको भी अलग कर दो। इनके अलावा यहाँ पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, उसी तरह का गोल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जैसे बेसल बॉडी का था। और बेसल बॉडी किस चीज की बनी थी, याद रखना, उसमें कौन से थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स से, याद रखना, ट्यूब्यूलिन वाले। तो यहाँ पे फ्लैजिला है या सीलिया है, उसमें भी अंदर क्या होंगे, हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। तो ये बात है, साइटोस्केलेटन में 3 ही होते हैं ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इसी में से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो सीलिया को भी बना रहे हैं, वो फ्लैजिला को भी बनाते हैं। वो हमारे पास जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रोसोम्स है, वहां पे भी बनाते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अलग से बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहे। यहाँ पे हमने काटा, इसको काटने के बाद हमें यहाँ पे क्या नजर आया, उसी तरीके से 9 पॉइंट्स नजर आए। क्या नजर आए? 9 पॉइंट्स नजर आ गए। लेकिन जब हमने उन 9 पॉइंट्स को देखा तो उसमें ट्रिपलेट नहीं था, माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट नहीं थे, बल्कि यहाँ पे हमारे पास डुप्लेट था। मतलब एक गोल एक आधा, इसी तरह एक गोल एक आधा, एक गोल एक आधा, इस तरीके से हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल के डुप्लेट लगे हुए थे। डुप्लेट का मतलब क्या होगा कि 2 पाइप से हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल के क्या लगे हुए हैं, डुप्लेट लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक हो गया, 3 3 6 और 3 9, ये हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास क्या नजर आएगा, इसके ऊपर से 9 डुप्लेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के नजर आएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या, मैंने कहा था माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे होंगे कि बिलफर्ज माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर भी हमारे पास प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। ये बात याद आ रही है ना कि पूरा गोल हो तो उसके अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट्स, और अगर वो पार्शियल हो तो उसके अंदर फिर 10 होंगे। तो बिलफर्ज ये हमारे पास एक माइक्रोट्यूब्यूल है, इस तरह का एक पाइप है, ठीक है। ये हमारे पास एक माइक्रोट्यूब्यूल था जिसका ये माइनस एंड होगा, ये प्लस एंड होगा। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल एक हुआ, इसी तरीके से हमारे पास 2 होंगे। क्या होंगे? 2 होंगे ऐसे। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे हुआ, ये एक डुप्लेट नजर आया। ये क्या है, अगर इसको नीचे से बनाना शुरू कर दें तो ये ऐसे नजर आएंगे, क्योंकि हम ये पूरी जगह काट रहे हैं ना। तो ये जो पाइप सी बन रही है इस वजह से बनती है कि उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे ऐसे। ये हो गए, फिर इसको भी बना देता हूं ऐसे, ये माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल, फिर ये माइक्रोट्यूब्यूल,
तो ऐसे हमारे पास ये पाइप है जो बड़ा होता जा रहा है, उसका हमने सिर्फ ऊपर से काटा, मतलब ये छोटे छोटे ऐसे कंसीडर करो कि ये पाइप्स हैं, ये क्या है हमारे पास, पाइप्स हैं, ट्यूब्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे दो जुड़े हुए हैं, यहाँ पे दो दो जुड़े थे। बेसल बॉडी या सेंट्रोसोम के केस में तीन तीन जुड़े थे, यहाँ पे कितने जुड़े हैं, दो दो जुड़े हैं। और एक चीज और इंपॉर्टेंट कि इसके जो बीच में हमारे पास दो सिंगलेट होंगे, इसके बीच में क्या होंगे, वहां पे बेसल बॉडी में बीच में कुछ भी नहीं था, यहाँ पे दो माइक्रोट्यूब्यूल होंगे सिंगल, मतलब ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये दोनों तो जुड़े जुड़े नहीं, ये डुप्लेट है, और ये दो जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये सिंगलेट है, सिंगल सिंगल है। तो वहां पे जब हम सेंट्रोसोम की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने कहा कि आउटर पे कितने थे हमारे पास, 9 ट्रिपलेट्स थे, यहां पर होंगे 9 डुप्लेट्स। कितने होंगे, ये 9 डुप्लेट्स होंगे। तो यहाँ पे कितने होंगे, 9, और उसके बीच में कुछ नहीं था, सेंट्रोसोम के बीच में कुछ नहीं था, तो हमने +0 किया था। यहाँ पे बीच में अलग दो सिंगल सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, तो इसकी अरेंजमेंट क्या बनेगी, 9+2 अरेंजमेंट। इसकी अरेंजमेंट क्या बनेगी, 9+2 अरेंजमेंट। तो सीलिया हो या फ्लैजिला हो, उसमें जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो किस अरेंजमेंट में होते हैं, 9+2 अरेंजमेंट में होते हैं। और साथ में एक और बात कि सेंट्रोसोम में या जो सेंट्रियोल है या जो बेसल बॉडी है उसमें डुप्लेट्स कितने थे, ट्रिपलेट्स थे, 9 कितने थे, ट्रिपलेट्स थे। यहाँ पे डुप्लेट्स 9 है, यहाँ पे दो दो माइक्रोट्यूब्यूल जुड़े हुए हैं, वहां पे तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो आपस में जुड़े हुए थे। तो ये बात समझ आ गई 9+2 अरेंजमेंट क्या होती है। तो 9+2 अरेंजमेंट की भी समझ आ गई कि हाँ इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल है 9 उसमें डुप्लेट फॉर्म में है जो कि किनारों पर है पेरिफेरल पार्ट में, और दो उसके सेंटर में जो कि सिंगलेट सिंगलेट है, मतलब एक एक माइक्रोट्यूब्यूल अलग है, ये अलग होगा और ये अलग होगा। इसके ऊपर फिर हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और उसी से हमारे पास ये भी आपस में ऐसे जुड़े होंगे, बाकी स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन सेम ही होता है, ऐसे जुड़े होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लैजिला एंड सीलिया। तो अब अगर इस डुप्लेट को देखें तो इस डुप्लेट पे भी अब एक्स्ट्रा चीज देखो, यहां पे कुछ दो टाइप्स के प्रोटीन्स हर एक के साथ जुड़े होंगे। अब इसका मैं फंक्शन बताऊंगा कि ये कैसे, यहाँ पे भी जुड़े होंगे, यहाँ पे भी जुड़े होंगे, यहाँ पे भी बना देता हूं, मतलब हर एक पे दो डिफरेंट प्रोटीन्स जुड़े होंगे। ऐसे क्या जुड़े होंगे, प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को बोलते हैं डायनीन प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट्स के साथ जुड़े होंगे उनको बोलते हैं डायनीन प्रोटीन्स। अब डायनीन प्रोटीन्स हमारे पास बेसिकली मोटर प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं, मोटर प्रोटीन्स। तो ये चीजों को मूव करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो हर डुप्लेट के साथ डायनीन प्रोटीन्स है। इन दो में से भी एक आउटर डायनीन प्रोटीन होती है, एक क्या होती है, आउटर डायनीन प्रोटीन, एक हमारे पास इनर डायनीन प्रोटीन होती है। क्या होती है, इनर डायनीन प्रोटीन। और ये जो हमारे पास आपस में ये जुड़े होते हैं इसको निक्सन बोलते हैं, निक्सन लिंकेज बोलते हैं, जो भी इसको बोल दो, निक्सन ब्रिज बोल दो, जो भी इसको बोल दो, वो हमारे पास होता है। आज ज्यादा इसके मजीद डीप में नहीं जाऊंगा। ये चीज मैंने क्यों बताई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास आगे इसके फंक्शन को समझने के लिए। और इस स्ट्रक्चर को, ये जो हमारे पास अगर क्रॉस सेक्शन ले हम किस चीज का, फ्लैजिला का या फिर और किस चीज का, सीलिया का, तो इसके बाहर यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन कह रहा हूं, जो इसका फ्लैजिलर मेम्ब्रेन है वो है। तो उस दोनों को अगर छोड़ दें, ये जो वाला स्ट्रक्चर होगा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और डायनीन प्रोटीन्स की वजह से बना है, इसके अलावा भी काफी सारे प्रोटीन्स है, लेकिन ये यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे डायनीन प्रोटीन्स का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डायनीन प्रोटीन्स और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है, इनको, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्सोनीम। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एक्सोनीम। समझ आ गई कि हम अगर साइटोप्लाज्म और सेल वो मेम्ब्रेन को छोड़ दें, ये जो बाकी माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है जिसमें 9 डुप्लेट्स हैं, 2 सिंगलेट्स हैं, 2 बीच में अरेंज हुए हैं, जो 9 है वो कोनों पे अरेंज हुए हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्या, एक्सोनीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सोनीम बोलेंगे। सो एक्सोनीम प्लस साइड स्पाइरल शीथ साइटोप्लाज्म प्लस फ्लैजिलर मेम्ब्रेन मेक्स अ कंप्लीट फ्लैजिला एंड सीलिया। ये तो इसका स्ट्रक्चर होगा कि अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो वो इस टाइप का होगा। ये चीज याद रखो, ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें 9+2 अरेंजमेंट, वो चीजें पता होना चाहिए। 9+2 हमारे पास फ्लैजिला और सीलिया में होता है, 9+0 हमारे पास सेंट्रियोल या बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। बेसल बॉडी के बीच में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, सिर्फ स्पोक्स होते हैं, रेडियल स्पोक्स, और जबकि बाहर की तरफ तीन तीन क्या लगे होते हैं, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। जो हमारे पास 9+2 अरेंजमेंट में, उसमें 9 तो हमारे पास बाहर की तरफ है ट्यूब्यूल्स, लेकिन डुप्लेट हैं, दो हैं। क्या है हमारे पास, दो हैं, और बीच में एक दो पाइपें हैं जो कि सिंगल है। इसको ऐसे समझो कि ये एक पाइप है, ये दूसरा पाइप है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल है। तो कोनों पे एक दायरे की शक्ल में ये दो ऐसे लगे होंगे और बीच में ये दो अलग अलग ऐसे होंगे। ठीक है, कोनों पे या जो यहाँ पे पेरिफेरल पार्ट में वो दो ऐसे जुड़े होंगे। ठीक है, 9
ऐसे, मतलब ये बढ़ाते जाओ जितने लंबी इसकी तुम्हारे अंदर की तरफ जो फ्लैजिला है या सीलिया उसके अंदर का स्ट्रक्चर है कि उसके अंदर जो दायरा है, जो गोल बॉडी है, उसके कोनों की तरफ दो दो ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल जुड़े होंगे जिसको डुप्लेट बोलते हैं, और ये 9 होंगे, 9 पेयर्स होंगे, जबकि बीच में भी 2 ऐसे पाइप्स हैं जो कि ऊपर जा रहे होंगे, वो सिंगलेट होंगे, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल है लेकिन वो सिंगलेट है। फिर ये जो बाहर वाले पाइप्स है इसके साथ डाइनिंग प्रोटीन्स भी अटैच हुई होती है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया इसका कि सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर की होप्स तो समझ आ गई होगी जिसमें ये सारी अरेंजमेंट थी। अब चलते हैं इसके मूवमेंट की तरफ। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसकी मूवमेंट है। इसकी क्या है हमारे पास, मूवमेंट है। तो मूवमेंट को समझना है। मूवमेंट देखो, फ्लैजिला का मूवमेंट कैसे होगा और जो सीलिया है वो कैसे मूव करेंगे। एक बात याद रखो, अगर सेल यूनिसेल्युलर है, क्या है, सिर्फ एक ही सेल है, टोटल है ये एक सेल, तो उसमें जो सीलिया और फ्लैजिला है ये पूरे सेल की लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है, एक होती है लोकोमोशन, एक होती है मूवमेंट। दोनों में फर्क क्या है, क्या, एक है लोकोमोशन। अब बार बार लोकोमोशन का मतलब भी मूव करना होता है, एक होता है हमारे पास मूवमेंट। अब मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या फर्क है मैं बताता हूँ। अब मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैं ये हाथ ऐसे हिला रहा हूँ, ये हाथ ऐसे हिला रहा हूँ, मुंडी ऐसे हिला रहा हूँ, ऐसे हिला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा। सो ये मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मूवमेंट। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, फिर यहाँ पे खड़ा हूँ, अब यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे मेरी पूरी बॉडी उधर जा रही है और फिर आ रही है, ये होती है लोकोमोशन। क्या होती है, लोकोमोशन। तो अगर कोई सेल है, क्या है हमारे पास, कोई सेल है, वो पहले इधर था, उसके बाद वो इधर चला गया, तो ये क्या किया, सेल ने लोकोमोशन की है। सेल ने क्या किया है, लोकोमोशन। और अगर ये सेल है, अब ये अपनी जगह पे है, इसके अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनेलिस थे वो कभी इधर आ रही है, कभी उधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। तो अब ऑर्गेनेलिस अंदर मूव तो कर रही है लेकिन सेल अपनी जगह पे है, तो ये सेल के अंदर मूवमेंट हो रही है। ये सेल के अंदर क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। जैसे मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ, हाथ भी हिला रहा हूँ, पाँव हिला रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो मेरी मूवमेंट है, वो क्या है, मेरी मूवमेंट। लेकिन मैं जब एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगा तो वो मेरी क्या होगी, लोकोमोशन होगी। तो हमारे पास जो सीलिया है चाहे फ्लैजिला है, वो लोकोमोशन में हेल्प आउट करते हैं, वो सेल को मूव करने में हेल्प करेंगे। जैसे हमारे पास ये स्पर्म है, इसमें ये बेसिकली सेल है, पीछे तो फ्लैजिला ही लगा होता है सारा, 90% पूरे बॉडी का हमारे पास फ्लैजिला होता है। तो ये फ्लैजिला की वजह से जो स्पर्म है वो मूव कर रहा होता है, यूटेरस तक खुद को पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है, एग तक खुद को पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये क्या लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, जो सीलिया हो या फ्लैजिला हो। अब कैसे हेल्प करते हैं, ये हमारा जो टॉपिक है कि मूवमेंट या इनकी जो हेल्प है वो कैसे होगी। अब सबसे पहले हमें फ्लैजिला का देखना है, क्योंकि फ्लैजिला देखो, फ्लैजिला फीवर इन नंबर होंगे, फिर ये हमारे पास लॉन्ग होंगे एज कंपेयर टू किसके, सीलिया के। ये हमारे पास थोड़े से लंबे होंगे और सेल के ऊपर एक दो ही होंगे, या एक हो गए या दो हो गए या दो तीन, ज्यादा इतने ज्यादा इस पे नहीं होंगे। और क्या है कि इसकी मूवमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होगी। कैसे होगी, यहाँ पे हम मूवमेंट इन फ्लैजिला अगर देखते हैं, मूवमेंट इन फ्लैजिला, फ्लैजिला में कैसे मूव करेगा, फ्लैजिला का काम कैसा होगा। तो फ्लैजिला जो है हमारे पास वो करते हैं अंडुलेटिंग मोशन। क्या, फ्लैजिला के साथ क्या चीज अपने रिलेट करनी है, अंडुलेटिंग मोशन। अब अंडुलेटिंग मोशन क्या होगी, ऐसी मोशन जिसमें अप एंड डाउन वेव्स की फॉर्म में मोशन होती है। मतलब जैसे वो एक रस्सी है, उसको कहीं से बांध दो और एक सिरे से पकड़ लो, फिर रस्सी को तुम लोग ऊपर नीचे करोगे ना, तो वो रस्सी के अंदर मोशन पैदा होगी जो कि वेव्स की फॉर्म में होगी, ऐसे नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। तो हमारे पास कौन सी मोशन होती है, अंडुलेटिंग मोशन। किस तरह की मोशन, कि अगर यहां से मोशन प्रोड्यूस हो रही है तो ये मोशन ऐसे जा रही होगी, ये जो मोशन होती है इसको कहते हैं अंडुलेटिंग मोशन। कौन सी मोशन है, अंडुलेटिंग मोशन। तो जो हमारे पास फ्लैजिला है वो उसकी मोशन होती है अंडुलेटिंग मोशन। रैपिड सक्सेसिव वेव्स वो जनरेट कर रहे होते हैं, वेव्स की फॉर्म में वो ऐसे 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 जा रहे होते हैं, ठीक है। मतलब जो फ्लैजिला है वो ऐसे ऐसे कर रहा होता है और जो पूरी बाकी बॉडी है वो मूव कर रही होती है। स्पर्म्स के केस में एग्जैक्टली यही होता है, स्पर्म नहीं हमारे पास ऐसे ऐसे जो फ्लैजिला उनका हिल रहा होता है और जो पूरा स्पर्म की बाकी बॉडी है, जो हेड है, वो आगे की तरफ मूव करते जा रहा होता है। तो ये जो मोशन होती है इसको कहते हैं अंडुलेटिंग मोशन या फिर रैपिड सक्सेसिव वेव जनरेशंस। तो वो कोई भी कह सकते हो तुम, क्या क्या होगी, मैंने अभी क्या नाम लिया था, सक्सेसिव रैपिड वेव जनरेशन। मतलब इतना याद रखो कि जो हमारे पास फ्लैजिला होगा वो वेव्स की फॉर्म में मूवमेंट करेगा, मतलब अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ये होगा, ठीक है। ये किसके मोशन है, फ्लैजिलर मोशन है। जैसे कि हमारे पास स्पर्म्स के केस में होता है, स्पर्म्स जब हमारे पास मूव कर रहे होते हैं किसके अंदर, फ्लोपियन यूटेरस के अंदर पहुंच रहे होते हैं एग तक,
तो वहां पे सारे जो स्पर्म्स होते हैं वो ऐसे है हमारे पास किस अंडुलेटिंग मोशन में, जो स्पर्म्स के फ्लैजिला है वो मूव कर रहे होते हैं। तो ये जो मोशन होगी वो उसकी अंडुलेटिंग मोशन होगी। पहले तो कहा जा रहा था कि ये ऐसे ऐसे मूव करते हैं, लेकिन अब नई रिसर्च से हमें यही पता चला कि साथ में इसकी और तरह की मोशन होती है कि जो ये स्पर्म है, ठीक है, क्या है हमारे पास, ये जो स्पर्म है उससे जो फ्लैजिला निकल रहा है ये मतलब गोल गोल ऐसे जा रहा होता है, मतलब ऐसे कि वो ऐसे जा रहा होता है, मतलब थोड़ी सी सर्कुलेटरी मोशन ये भी है, वेव्स तो जनरेट हो रहे हैं लेकिन साथ में ऐसे ऐसे नहीं जा रहा होता, थोड़ा ऐसे ऐसे गोल स्पाइरल फॉर्म में जो है ना वो मूवमेंट हो रही होती है और जो स्पर्म में वो आगे जा रहा होता है। तो ये जो मोशन है इस फ्लैजिलर की मोशन को इसको क्या बोलते हैं हम, अंडुलेटिंग मोशन होती है। तो सीलिया के केस में क्या होता है, किसके केस में, सीलिया के केस में, सीलिया के केस में हमारे पास भी मूवमेंट होती है लेकिन वो दो तरीके से हो सकती है। सीलिया के केस में क्या होगा, सीलिया के केस में या हमारे पास बीटिंग होती है दो तरीके से, या तो मेटाक्रोनस होगी या सिंक्रोनस होगी। क्या होगी, या तो मेटाक्रोनस है या सिंक्रोनस है। इस चीज को थोड़ा सा देखो कि बिल फॉर सीलिया साइज में थोड़े छोटे थे और बहुत सारे होते हैं ऐसे। मैं सीलिया मैंने बना दिए, ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर ये लगे हुए हैं। तो अब मेटाक्रोनस और सिंक्रोनस को समझो, पहले मेटाक्रोनस को समझेंगे फिर सिंक्रोनस को समझेंगे। सही है, रिदम है, ये दोनों रिदम है, मेटाक्रोनस रिदम और सिंक्रोनस रिदम। मेटाक्रोनस रिदम में क्या होगा कि ये एक फ्लैजिला है, एक सीलिया है हमारे पास, ये एक सीलिया पहले बेंड होगा, क्या होगा, पहले इस तरफ बेंड हो जाएगा, मतलब एक सीधा सीलिया है, थोड़ा सा बेंड हुआ, बेंड होने के बाद क्या होगा, अब ये उठ जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये उठ जाएगा, मतलब बेंडिंग एक करेगा फिर उठेगा, उसके बाद जब इसका कंप्लीट हो जाए फिर ये शुरू करेगा, फिर ये शुरू करेगा, फिर ये शुरू करेगा। तो वन बाय वन एक सीलिया बेंड होता जाता है, उठता जाता है, बेंड होता जाता है, उठता जाता है, बेंड होता जाता है, उठता जाता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसे, फिर ऐसे, फिर अगला सीलिया ऐसे, फिर ऐसे, फिर अगला सीलिया ऐसे ऐसे। तो वन बाय वन जो है वो बेंडिंग और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। तो ये जो बेंडिंग और कॉन्ट्रैक्शन है, जो रिलैक्सेशन है, जो बेंडिंग है, मतलब पहले मुड़ता है फिर सीधा होता है, फिर मुड़ता है फिर सीधा होता है, वन बाय वन, वो हमारे पास होता है मेटाक्रोनस। वो क्या होती है, मेटाक्रोनस। सिंक्रोनस क्या होगा, सिंक्रोनस ये है कि पहले ये पूरा ग्रुप है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास सीलिया है, पर ये सारे एक साथ ही, मतलब पहले एक कर रहा था ना, अब ये साथ ही बेंड हूं, साथ ही क्या हूं, मतलब सारे एक साथ बेंड हूं, एक ही साथ वापस खड़े हो जाएं, एक ही साथ लेट जाएं, एक ही साथ खड़े हो जाएं, एक साथ लेट जाएं, एक साथ, मतलब साइमल्टेनियसली काम हो रहा हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो सिंक्रोनस मोशन होगी। वो कौन सी होगी, सिंक्रोनस मोशन होगी। अब ये पूरे ग्रुप पे हो सकते हैं, जब ये सारे बैठे हुए हों तो जो दूसरे साइड पे होंगे सीलिया वो सारे खड़े हों, फिर जब वो वाले बैठ जाए तो ये खड़े हो जाए, फिर ये वाले बैठ जाए वो खड़े हो जाए। तो इस तरीके से सिंक्रोनस फॉर्म में मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो ये क्या होगा, मेटाक्रोनस और सिंक्रोनस। अब जाते हैं इसके अंदर के स्ट्रक्चर की तरफ कि ये इसमें कैसे ये बेंडिंग होती है और कैसे एक्चुअली ये मूव करते हैं, कैसे ये बेंडिंग होती है और कैसे ये एक्चुअली मूव कर रहे होते हैं। तो देखो जरा, हमने कहा था कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे होता है, दो बीच में होते हैं, दो क्या होते हैं, बीच में होते हैं, और ऐसे, और 9 जो है वो कोनों पे होते हैं ऐसे। ये स्ट्रक्चर था सीलिया और फ्लैजिला का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर था। अब ये देखो, ये सारे किसके फॉर्म में, पाइप्स की फॉर्म में। इसके साथ क्या लगे हुए थे, डाइनीन प्रोटीन्स लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी, डाइनीन प्रोटीन्स। क्या लगी हुई थी, डाइनीन प्रोटीन। अब मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है। सीलिया के केस में देखो ये कैसे हो रहा है, ये 1 2 3 4 5, इसको मैं एक ग्रुप बोल देता हूँ। ये वाला जो है एक ही पाइप के अंदर, ये दूसरा ग्रुप है। ये एक ग्रुप है 1 2 3 4 5 वाला, और 6 7 8 9 वाला एक ग्रुप है। तो पहले क्या होगा, हमारे पास ये बिल्कुल एक सेल है, उसके ऊपर ये सीलिया लगे हुए हैं। ये क्या लगे हुए हैं, सीलिया लगे हुए हैं। अब ये ग्रुप में करेंगे। सबसे पहले हर जो सीलिया है उसके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उसमें से 5 माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होंगे, 5 माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स, 5 माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास। ये जो 5 हमारे पास ग्रुप है माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ये जो हमारे पास 5 डुप्लेट्स हैं, 1 2 3 4 5, ये डुप्लेट्स क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये हमारे पास बिल फर्स, अब इसके साथ डाइनिंग का काम देखो। ये बिल फर्स एक माइक्रोट्यूब्यूल है, क्या है हमारे पास, एक ग्रुप है। ये हमारे पास क्या है, बिल फर्स एक ग्रुप है। इस ग्रुप के साथ हमारे पास डाइनिन प्रोटीन्स लगी होंगी। वो डाइनिन प्रोटीन्स क्या करेंगी, वो थोड़ा सा खींचेगी। जैसे मैं इस हाथ के साथ ना रस्सियां बहुत सारी बांधी हुई, 4 5 रस्सियां हूं, और वो रस्सियां खींचना शुरू हो जाए एकदम से,
तो अगर मैं हाथ को ना भी चाहूँ तो ये थोड़ा सा बेंड होगा। ऐसे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ डाइनिंग प्रोटीन लगी हुई थी। वो डाइनिंग प्रोटीन यहाँ पे एक बेस के साथ जुड़ के इसको खींचने की कोशिश करके इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यार ये मेरे पास बिल्कुल हाथ है, ये इसको माइक्रोट्यूब्यूल समझो। यहाँ पे 5 ग्रुप्स लगे हुए हैं किस चीज के? ये डुप्लेट्स के। यहाँ पे 4 ग्रुप्स हैं। तो पहले ये 5 ग्रुप्स क्या करेंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो क्या होगा? ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो सीलिया ये बेंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी बिल फर्ज जब इनके पहले 5 डुप्लेट्स है, हर माइक्रोट्यूब्यूल के जो 5 डुप्लेट्स है वो थोड़े से बेंड हो गए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि ये सारे जो हमारे पास सीलिया है वो इस तरफ बेंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेंड हो जाएंगे। तो इनकी बेंडिंग की वजह से हमारे पास ये जिसका स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे हो जाएगा। हर सीलिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा। ऐसा ही है ना? बेंड होने की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इस वाली स्ट्रोक को, जिसमें हमारे पास पहले 5 जो डुप्लेट माइक्रोट्यूब्यूल्स थे उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सीलिया बेंड हुआ है, इस स्ट्रोक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस स्ट्रोक को बोलते हैं हम इफेक्टिव स्ट्रोक। इस स्ट्रोक को क्या बोलेंगे? इफेक्टिव स्ट्रोक बोलेंगे, या फिर पावर स्ट्रोक इसको बोलते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है? पावर स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक या फिर पावर स्ट्रोक। व्हाट इज इफेक्टिव स्ट्रोक? सीलिया के मूवमेंट के दौरान जब वहां पे एक जो सीलिया है उसके जो 5 हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स के डुप्लेट्स होंगे, जो फाइबर्स के डुप्लेट्स होंगे, उनमें से पहले 5 जब कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सीलिया बेंड हो जाएगा। सीलिया क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। तो इस बेंडिंग को, सीलिया के इस बेंडिंग को बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। इसको क्या बोलेंगे? इफेक्टिव स्ट्रोक या फिर पावर स्ट्रोक। अब ये हो गया। जब ये हो जाएंगे उसके बाद ये 4 क्या करेंगे? जब ये बेंड हुआ, अब अगली बार क्या होगा कि ये जो 4 है, ये जो 5 में से 9 में से जो 5 ने तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था ना, अब आगे क्या होगा कि ये जो 4 हैं हमारे पास, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले ये थोड़ा सा बेंड हुआ था, अब ये देखो, ये जो इसकी तरफ 4 हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स के डुप्लेट्स है, अब वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो इनर और आउटर डाइनिंग थी, एक इनर तरफ थी और एक आउटर तरफ थी, तो आउटर ने उसको ऐसे किया, अब इनर वाले दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करके ये फिर से सीधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सीधे हो जाएंगे। तो ये जो इन 4 के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ये जो बाद में 4 के है, इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सीलिया वापस इस तरफ मूव करेंगे। क्यों? पहले ये इस वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के कॉन्ट्रैक्शन से ये थोड़ा बेंड किया, जो बाकी 4 हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बाद में, उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये बेंड नहीं होगा, स्ट्रेट होगा। क्या होगा? स्ट्रेट। तो पहले ये इधर आए ऐसे, अब दोबारा से ये जाएंगे अपनी पुरानी पोजीशन में, तो अपनी पुरानी पोजीशन में जाने की वजह से ये दोबारा से सीधे हो जाएंगे। दोबारा से क्या हो जाएंगे? सीधे हो जाएंगे। तो वो वाला स्ट्रोक जो बाकी 4 जब इफेक्टिव स्ट्रोक के बाद जो डुप्लेट्स इस स्ट्रोक में इन्वॉल्व नहीं थे, वो वाले डुप्लेट्स क्या करेंगे? अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उन 4 माइक्रोट्यूब्यूल्स डुप्लेट्स की वजह से। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सीलिया वापस स्ट्रेट हो जाएगा। यहाँ पे बेंड हो रहा था, वहां पे स्ट्रेट होगा, दूसरी तरफ नहीं जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो उनको इस स्ट्रेट वाले को, इस वाले फिनोमिना को क्या बोलेंगे? जिसमें 4 माइक्रोट्यूब्यूल्स के डुप्लेट्स की वजह से दोबारा से सीलिया स्ट्रेट हो जाए, उस वाले स्ट्रोक को बोलते हैं रिलैक्सिंग स्ट्रोक। क्या बोलेंगे? रिलैक्सिंग स्ट्रोक। या कोई और नाम अगर बुक में लिखा हो तो वो तुम लोग कर लेना, लेकिन वो हमारे पास क्या होगा? उसको दोबारा से रिलैक्स करेगा। तो अब देखो होगा क्या कि जो सीलिया है वो ऐसे हो रहे फिर सीधे हो रहे, ऐसे हो रहे फिर सीधे हो रहे। जैसे अब देखो तैराकी, जो बंदा हम तैरते हैं इंसान, इसमें दोनों मोशंस को तुम लोग ऑब्जर्व कर लोगे। दोनों मोशन में क्या होगा? जब इंसान तैरता है पानी में, क्योंकि यहाँ पर भी लाजमी बात है, अगर सेल है तो सेल किसी फ्लूइड मीडियम में तैर रहा होगा, फ्लूइड मीडियम में तैर रहा होगा। अगर वो स्पर्म है, यूट्रस तक जा रहा है, तो लाजमी बात है वहां पे फ्लूइड मीडियम पड़ा हुआ है, तो असल में इसने सेल ने तैरना होता है। अब देखो जब वो तैरने में होता है, तो जब इंसान कोई तैर रहा होता है, अब ये देखो ये ऐसे उसने वाटर को ऐसे मूव किया, ठीक है, ये मेरे पास, ये बिल्कुल मेरी सीलिया, ये जो हाथ है जब मैं तैरता हूँ, ये मेरी सीलिया है और ये सीलिया स्ट्रेट पोजीशन में, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये बेंड हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? बेंड हो गई। जब ये हाथ ऐसे बेंड हुआ, ये ऐसे बेंड हुआ, तो मैं थोड़ा सा आगे मूव किया, फिर मैंने ये हाथ दोबारा इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दोबारा अपनी जगह पे आ गया, फिर मैंने इसको ऐसे किया, थोड़ा मैं और आगे हो गया, तो वो हाथ मारने से क्या हो रहा है? बॉडी मेरी आगे जा रही है, यहाँ पे सेल जो है वो आगे जा रहा है। अब मेरे हाथ तो अलग नहीं ना हो रहे, हाथ सिर्फ ऐसे ये मोशन कर रहे हैं,
हाथ मेरे ये मोशन कर, जैसे सीढ़ियां हैं वो ये मोशन कर रही है बस। जैसे कश्ती में चप्पू चलाया जा रहा है तो चप्पू का मोशन तो सेम है, लेकिन कश्ती आगे जा रही है। ऐसे यहाँ पे होगा, मेरे हाथ से मोशन कर रहे हैं, वो इफेक्टिव स्ट्रोक और रिलैक्सिंग स्ट्रोक जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उस सेल जो है वो आगे जा रहा है। ये जो बीट्स है, मतलब जो सीढ़ियां है, वो मूव कर रहा है, ऐसे 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 वो मूव कर रहा है। तो वो हो गया। अब अगर उसी तैराकी के दौरान देखें तो हमारे जो पाँव की मूवमेंट है वो क्या है, वो पाँव हम ऐसे ऐसे मार रहे होते हैं। क्या होते हैं, पाँव जो है ना हमारे ऊपर नीचे मार रहे होते हैं। तो ऊपर नीचे मारने की वजह से, वो अनड्यूलेटिंग मोशन की वजह से भी बॉडी जो है वो आगे जा रही होती है। तो वो फ्लैजिला के केस में क्या, जैसे हमारे पाँव की मूवमेंट है वो फ्लैजिलर मूवमेंट है, वो अनड्यूलेटिंग मोशन है, जबकि जो हाथों की मूवमेंट है वो हमारी सीलिया की मोशन है, वो हमारी क्या है, सीलिया की मोशन है। मेन चीज इसमें जो इफेक्टिव स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक और रिलैक्सिंग स्ट्रोक या रिफ्लेक्टिव स्ट्रोक, ये सारी चीजें जो है ये हमारे पास मेन जानने वाली थी। इसमें इन्वॉल्व होती है डायनीन प्रोटीन्स, डायनीन मोटर प्रोटीन्स है जो कि मूवमेंट में हेल्प कराती है, ये चीज याद रखना, एक्सोनिन के में, और इस पूरे स्ट्रक्चर को एक्सोनिन कहते हैं। तो होपफुली आप लोगों को जिसको मूवमेंट है सीलिया और फ्लैजिला की वो समझ आ गई होगी कि सीलिया कैसे मूव करते हैं और फ्लैजिला कैसे मूव करते हैं। इनकी ये जो बेंडिंग है, मेटाकोरोनस, सिंक्रोनस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो एक बार बैठा फिर उठा। जैसे वो हवा चलती है ना, तो अगर खेत हो तो वो खेत जो है कोई सब्जी, मतलब कोई भी खेत है, गंदम की खेत है, तो तेज हवा में वो सारे पहले जो ना वो एक तरफ लेट जाते हैं, फिर दूसरी तरफ से हवा आती है, दूसरी तरफ फिर खड़े हो जाते हैं, फिर लेट जाते हैं। तो वो भी हमारे पास सारी इसी तरीके की मोशन होती है। तो होपफुली जो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास सीलिया और फ्लैजिला उसकी मूवमेंट कैसे होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखना। और हाँ, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के लेवल पे कर रहे हैं या कॉलेज लेवल पे, बाकी इसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो छुपे हुए हैं। तो मुझे इजाज़त दो और अपना बहुत सारा ख्याल रखो।